नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 9वीं की बात चल रही थी। 9th कक्षा के अंदर हमने हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात करी थी और मैंने ये भी कहा था कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये बात मैं कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। अब आज का जो टॉपिक रहेगा, हमने 2 प्रकार के गुण देखे थे कि पदार्थ जो है विशिष्ट होते हैं और किसी भी पदार्थ को हम किसी दूसरे पदार्थ में घोलते हैं, यानी कि उनके मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। ये हमने कल 2 प्रकार के गुण देखे थे। आज मैं पदार्थ का तीसरे गुण की व्याख्या कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? तीसरा गुण। तो पदार्थ में आकर्षण पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक कण जो है वो दूसरे कण को क्या करता है, तो आकर्षित करता है। मेरी बात को समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक कण दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है, समझने की अपन कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास में एक चौक का टुकड़ा है और मैं अगर उस चौक के टुकड़े को तोड़ना चाहता हूँ या उसको उसके ऊपर कुछ पत्थर से मारता हूँ, उसकी तुलना में अगर मेरे पास में कोई कांच का टुकड़ा है और अगर दूसरा मेरे पास में कोई पत्थर का टुकड़ा है, बताइए कि अगर चौक के ऊपर मैंने जैसे ही कोई चीज़ मारी वो टूट जाएगा। कांच अगर मोटा है तो बच जाएगा, थोड़ा सा फिर टूटेगा, और पत्थर है तो पत्थर के ऊपर आप पत्थर दे मारोगे तब भी उसमें टूटने में समय लगेगा। यानी कि जो आकर्षण बल की अपन जो बात करते हैं वह क्या होगा, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार का होगा। यानी यूँ कह सकता हूँ कि अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। सीधी सी बात यह है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रत्येक कण के अंदर क्या होगा, आकर्षण बल पाया जाएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में आकर्षण बल क्या हो, एक समान हो। यानी कि जैसे अलग अलग कण हैं उनके अंदर क्या होगा, आकर्षण बल भी अलग अलग होगा, है ना। हीरे की बात अगर मैं करूं तो उसके मध्य में आकर्षण बल अलग होगा, और अगर मैं चौक की बात करूं तो उसमें मध्य में आकर्षण बल अलग होगा, कांच के अंदर अलग होगा, पत्थर में अलग होगा, और प्रत्येक चीज़ों में क्या होगा, अलग अलग प्रकार का क्या होगा, आकर्षण बल होगा। यानी कि कल की कक्षा और आज की कक्षा के दौरान मैंने आप लोगों से ये बात करी है कि पदार्थों के अंदर अपने कुछ गुण पाए जाते हैं। कल मैंने कहा था कि कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंने बात करी थी कि पदार्थ को आप बार बार चेंज करते हो या हर एक बार 20 ml उठाते हो तब भी उसमें रंग दिखाई देता है। अभी मैंने आकर्षण की बात करी, उससे पहले मैंने कहा कि आपको पदार्थ के अंदर क्या होता है, समावेश होने की क्षमता होती है ना। मैंने ये आपको बताया कि उसमें जैसे ही आप कोई पदार्थ दूसरा डालोगे, शर्करा को आप पानी के अंदर घोलोगे तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन पूरी की पूरी शक्कर क्या होगी, उसमें घुल जाएगी, यानी कि उसके रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो मूल रूप से अगर किसी पदार्थ की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पदार्थ में क्या होगा, 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिनकी व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने करी। अब हम क्या करेंगे, पदार्थ की जो अवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ की क्या करेंगे, अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग छठी कक्षा से लेकर अब तक यही सुनते आए हैं कि जो पदार्थ है वह पदार्थ की मूल कितनी अवस्थाएं होती हैं। अगर आप सुनते हैं तो कहते हैं 3 होती हैं। कौन कौन सी है? पहली आप कहते हो हमेशा की तरह ठोस, दूसरी आप कहते हो द्रव, और फिर आप कहते हो गैस। 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं और आपने हमेशा ठोस को पहले पढ़ा है, द्रव को उसके बाद में पढ़ा है, और गैस की तो आपने तुलना करी है, और बहुत सारी चीज़ें ठोस के विपरीत ही आपने गैस को मान लिया है और वहाँ पर काम हुआ है। सबसे पहले अपन ठोस की बात ही करते हैं। ठोस, तो जो ठोस अवस्था है, उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। क्या क्या गुण हैं? पहली बात, इसमें आकार, और ये यूँ लिख लेते हैं अपन, आकार निश्चित होता है। क्या होगा? आकार निश्चित होता है। देखिए,
अगर आपके पास में एक ईंट है तो ईंट का आकार निश्चित होगा, अगर मार्कर है तो उस मार्कर पेन का आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा, चेंज नहीं होगा। जो चीज़ जैसी है ठोस में वो चीज़ वैसी ही दिखाई देगी हमेशा के लिए। लेकिन आप इसके ऊपर बाहर बल लगाते हो, बल लगाने के ऊपर या तो वो टूटेगी, है ना, या फिर उसका क्या हो जाएगा, कणों में विभाजन हो जाएगा। तो कणों में विभाजन होना या टूटना आकार परिवर्तन नहीं है, ध्यान देना। जैसे कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि सर मेरे पास में एक बोरी शक्कर है, उसको मैंने डिब्बे में भर दी तो अब तो इसका आकार चेंज हो गया। नहीं हुआ है भाई, हमने बात किसकी करी है, जो शक्कर है उसके क्रिस्टल की बात करी है। क्रिस्टल का आकार थोड़ी चेंज हुआ है, क्रिस्टल जैसा था वैसा का वैसे रहा। आपने बोरी से निकाल के डिब्बे में भर दी, उससे क्या चेंज थोड़ी हुआ। इसलिए ध्यान रखना, ये भी एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। यानी कि जो क्रिस्टल है, जो भी आपका क्रिस्टल होगा वह क्रिस्टल कैसा होगा, निश्चित आकार का होगा। बात नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसका आयतन भी निश्चित होता है। अगर अपन बात करें तो इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। आकार निश्चित है और आयतन निश्चित है, यानी कि उसका जितना आयतन है उतना का उतना आयतन बना रहेगा, ये हमेशा के लिए। और अगर मैं बात करूं तीसरा पॉइंट की तो मैं कहूँगा कि इसमें संपीड़न नगण्य होता है। देखो संपीड़न नगण्य की क्या मतलब हुआ कि मैं अगर इसको अगर दबाना चाहूँ मार्कर को, तो मैं दबाने पर भी ये मामूली दबेगा, है ना। ईंट के ऊपर मैं अपना बल लगाऊं, बहुत हल्का सा वो जो हमें दिखाई भी नहीं देगा, रियल में तो और अपने शरीर को लग जाएगी। तो क्या होगा, संपीड़न कैसा होगा, नगण्य होगा। 3 चीज़ें अपने को याद रखनी है, आकार निश्चित होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, और संपीड़न नगण्य होता है। अगर हम इसके आकार को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो कणों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा और टूट जाएगा। ये बात अपने को क्लियर होगी। किसकी बात करी अपन ने, ठोस की बात करी। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, तो ठोस में आपका पत्थर हो सकता है, ठोस के अंदर आपको मार्कर हो सकता है, और ठोस के अंदर अपन सारी चीज़ें, दरवाज़ा है, खिड़की है, बोर्ड है, आपका ये मोबाइल भी ठोस के अंदर ही आएगा। जो भी चीज़ जिसका आकार निश्चित है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो सब किस में जाएगा, ठोस के अंदर जाएगा। हम दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था हमारे पास में क्या आएगी, द्रव अवस्था आएगी। एनसीईआरटी की बुक में एक पॉइंट दे रखा है, उसको मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठोस के बारे में ही है वो, है ना, उसको समझ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि रबर बैंड। देखिए रबर बैंड क्या है, ये ठोस है ना। अगर आप इसे खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ क्या होगा, पूर्व अवस्था में आ जाएगा, या पुनः अवस्था, जिस अवस्था में था वो उसी अवस्था में आ जाएगा। यानी कि रबर बैंड पर आपने जो बल लगाया, बल लगाने की जब आपने इसको छोड़ा तो पुनः पुरानी अवस्था में आ जाएगा, और ज़्यादा ही खींच लिया है तो क्या हो जाएगा, रबर बैंड टूट जाएगा। तो ये बात तो निश्चित होगी। अब तुम कहोगे सर रबर टूट गया तो उसका तो आकार बदल गया, आकार बदला है लेकिन टूट के बदला है, उससे कोई नई चीज़ का तो निर्माण नहीं हुआ, या किसी नए पात्र में रखने पर वो चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार से मैं बात करूँ चीनी की या आपके नमक की, तो नमक का जो क्रिस्टल है वह चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होता है, उसका बाह्य आकार। अब आप पहले बोरे में भरा हुआ था, ये मान लेते हैं कि ये कोई बोरा बना हुआ है, ऐसा बोरा है ना। बोरे से आपने इसको डिब्बे में भर दिया, चेंज हुआ है, लेकिन जो नमक के जो कण थे वो तो वैसे के वैसे कण रहे ना, कण में कोई चेंज तो नहीं आया है, किसी प्रकार का कण के अंदर कोई भी चेंज या बदलाव नहीं आया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही रबर बैंड की बात करी है, चीनी की बात करी है, और एक स्पंज की बात करी है। तो क्या स्पंज का आकार बदल जाता है, नहीं, उसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान के कारण हमको क्या होता है कि हम अगर उसे मरोड़ देते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही बल हटेगा वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। यानी कि ठोस के लिए हम जो बात कही थी कि उसका आकार निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित ही होगा।
ठोस के लिए जो अपने बोला आयतन निश्चित होता है, तो आयतन बिल्कुल निश्चित ही होगा। और ठोस के लिए जो अपन ने कहा कि आकार आयतन के बाद में संपीड़न नगण्य होगा, तो संपीड़न नगण्य होगा। जो स्पंज की बात करी मैंने, स्पंज के प्रत्येक कण की बात करी मैंने, यहाँ पर शर्करा के प्रत्येक कण की बात करी, नमक के प्रत्येक कण की बात करी, और मैंने जो आप लोगों को कहा कि रबर बैंड के प्रत्येक कण की बात करी। अब आप जो कहते हैं कि इसमें दबाव आता है या चेंज कर सकते हैं और खींच सकते हैं, ये जो बात है ये सब सामूहिक रूप से है। उसके लिए नमक का बोरा एक क्रिस्टल थोड़ी है, पूरा बोरा है, तो चेंज जो होगा या बदलाव जो होगा पूरे बोरे में होगा, और वो एक क्रिस्टल के लिए नहीं है। यानी कि वो ठोस जो है वो अकेले की हम बात कर रहे हैं। तो ठोस के बारे में क्लियर हो गया। अब अगली बात जो मैं कर रहा हूँ वो है द्रव। देखिए, द्रव जो ठोस की अवस्था में थोड़ा सा भिन्न है। क्या गुण है द्रव के अंदर, अपन गुण की बात कर लेते हैं। तो पहला गुण होता है कि आकार निश्चित होगा, क्या नहीं, अनिश्चित। देखिए, आपके पास में एक पानी का गिलास है, अगर उस गिलास को आप लोटे में भर देते हो तो वो लोटे के आकार का हो जाएगा। अगर आप उसको पानी के गिलास को अगर एक कप में ले लेते हो तो कप के शेप का हो जाएगा। यानी कि आपका द्रव जो है वो कैसा होगा, बदलता रहेगा अपना आकार। तो आकार बदलने की क्षमता किसमें होती है, द्रव्य में होती है। दूसरी बात, द्रव जो है उसका आयतन निश्चित होता है। आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन कैसा है, निश्चित है, ध्यान देना। यानी कि जितनी मात्रा में आयतन है उतना का उतना रहेगा। भले आप उसको लोटे में भर दो, चाहे उसको आप ग्लास में भर दो, या आप चाहे तो किसी दूसरे कप में भर दो, लेकिन उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तीसरी, संपीड़न की, तो संपीड़न ठोस से क्या होगा, ठोस से अधिक होगा। देखा होगा आप लोगों ने कई बार ऐसा प्रैक्टिकल किया होगा कि गुब्बारा लिया है या कोई ऐसी चीज़ ली है, उसके ऊपर जैसे पानी का एक पीपा लिया है, पानी में भर दिया उसने, भरने के बाद में आपने बल लगाया तो पानी तो दबेगा, है ना। तो ठोस की तुलना में अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा, ठोस से अधिक होगा। लेकिन गैस से क्या होगा, गैस से कम होगा। मेरी बात को समझना, ठोस की तुलना में तो अधिक होगा और गैस की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि संपीड़न ठोस से अधिक होता है और गैस से क्या होता है, कम होता है। ये बात किसकी बारे में करी अपन ने, द्रव के बारे में बात करी। ठोस को मिटा देता हूँ ताकि इसमें समझ में आए। द्रव में क्या है, गुण क्या है, आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, और संपीड़न कैसा होगा, ठोस से तो अधिक है और गैस की तुलना में कम है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास में तीसरा मैं पॉइंट, अगला पॉइंट लेता हूँ, और वो आता है हमारे पास में गैस। देखिए, गैस क्या है, आकार निश्चित है या नहीं है, नहीं है, आकार निश्चित नहीं है। दूसरी बात, क्या आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित नहीं है। और क्या संपीड़न होता है, हाँ, संपीड़न सर्वाधिक होता है। संपीड़न कितना होता है, तो सर्वाधिक होता है। आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित नहीं है, और संपीड़न देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संपीड़न किसमें होगा, गैस के अंदर होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम लोगों को लेने चाहिए, समझने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल है LPG। LPG को जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होती है वो क्या होगी, इतने दबाव के साथ में भरी जाती है कि उसके अंदर क्या होगा, द्रव का रूप ले लेगी। कैसा रूप ले लेगी, ये द्रव का रूप ले लेगी। यानी कि संपीड़न अधिक होने पर यह द्रव का रूप ले लेगी, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में चौथे नंबर की माला के अंदर क्या हुआ है कि गैस सिलेंडर का रिसाव हो गया, तो बताइए चौथे नंबर के साथ साथ में कौन सी माला यानी कि कौन सी मंजिल को और गैस से हानि पहुँचेगी या सर्वाधिक पहुँचेगी, उसमें 5 नंबर, 6 नंबर या 3 नंबर। देखिए, हमेशा अपने जो गैस सिलेंडर होते हैं
उनमें कौन सा होता है, एलपीजी गैस होती है। और एलपीजी का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित भारी होने की वजह से नीचे आती है, ऊपर की तरफ कम जाएगी, नीचे की तरफ ज़्यादा आएगी, और नीचे की तरफ ज़्यादा आने से क्या होगा, जो 3 नंबर वाली जो बिल्डिंग है उसको भी हानि पहुँचेगी, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ गैस जो ब्लास्ट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ लपटें उठेगी। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अपने घर के अंदर खिड़की को खुला रख के, जो आपका किचन है उसकी खिड़की खुली होनी चाहिए। भाई जब रोशनदान बने हुए हैं तो उनका काम क्या है, ये जो एलपीजी गैस है क्या ऊपर से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैक्सिमम टाइम ये क्या करती है, नीचे ही रहती है और फैल जाती है। इसीलिए जैसे ही आप जाते हो और अगर उसमें रिसाव हो गया है, सिलेंडर ख़राब हो गया है, तो आप जैसे ही उसको माचिस जलाएंगे, लाइटर जलाएंगे, कुछ भी यूज़ करेंगे तो नीचे की तरफ आग पकड़ लेगी और आपके कपड़े जल जाएंगे और आपके ऊपर हानि पहुंचेगी। तो ध्यान देना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है हमेशा कमरे के नीचे या सतह के नीचे ही फैलती, ऊपर की तरफ नहीं जाती है, बहुत कम जाती है। तो सीधी सी कहानी क्या होगी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है उसमें संपीड़न क्या होगा, अधिक होने के कारण किस में बदल जाएगी, वो द्रव के अंदर बदल जाएगी, है ना। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देता हूँ मैं, जिसकी भी बहुत बात हुई थी, वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी द्रवित प्रकार का होगा। जो गैस है ऑक्सीजन कैसी होगी, द्रवित ऑक्सीजन को भर करके बहुत कंप्रेस करके उसको भरा जाता है। तो ये एलपीजी और ये हम ऑक्सीजन की अगर बात करें, कहीं पर अगर एलपीजी नाम नहीं दे रखा है और उसमें संपीड़न की बात हुई है और वहाँ पर अगर एलपीजी नहीं दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, तब भी संपीड़न में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये आपके पास में एलपीजी की बात हुई, ऑक्सीजन की बात हुई। एक शब्द यहाँ पर अब निकली है बात, तो लगे हाथ कर लेते हैं। एक शब्द और आता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। गैस के अंदर एक शब्द और आता है सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं, वाहन जो हैं, वाहन के अंदर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। वाहन में किसका होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होगा। और ये क्या होगा, ये इसकी तुलना में एलपीजी की तुलना में कम है, यानी कि इसमें द्रवित नहीं होती है। इसीलिए अपन जनरली एलपीजी उपयोग नहीं करके क्या यूज़ करेंगे, सीएनजी का उपयोग करेंगे। और उपयोग जिसका जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा आसान तरीके से अपन क्या करेंगे, आसान उपयोग है तो इजी वे में इसका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं, वाहन के लिए कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो जब मैं आपके लिए बात बोलूं कि अगर मुझे किसी गैस को यानी कि किसी ईंधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो कौन से वाले गैस का उपयोग करूँगा, एलपीजी का करूँगा या सीएनजी का करूँगा। ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले जितने भी वो ध्यान देना, अगर मुझे किसी भी गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो ले जाने के लिए किसका ज़्यादा उपयोग कर सकता हूँ, एलपीजी या सीएनजी। देखो संपीड़ित में क्या होगा, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, इसीलिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस को अपन क्या करते हैं, अपने जितने वाहन है ऑटोमोबाइल्स हैं उस पर उपयोग करते हैं। तो आपके लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसीलिए हम जो रसोई गैस है उसका उपयोग गाड़ियों में नहीं करते हैं और उसके स्थान पर सीएनजी का उपयोग करते हैं। तो आज की जो ये क्लास हुई है, इस कक्षा के अंदर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि जो पदार्थ हैं उसके मूलतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस के बारे में मैंने आपको समझाया है, द्रव में समझाया है और गैस के ऊपर मैंने समझाया है। कल हम ठोस, द्रव और गैस के परिवर्तन की बात करेंगे। तो आप लोग सभी लोग जो जितने भी विद्वान हैं वो लोग तुरंत प्रभाव से इन वीडियो को अपने मित्रों तक पहुँचाइए। ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी मित्र हैं उनको तुरंत भेजिए, निःशुल्क कक्षा है। और जो रीट की तैयारी कर रहे थे, जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जनरल साइंस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात अगर फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी की बात, तो मैं आपको जो 11th क्लास और 12th क्लास करा रहा हूँ उसके साथ में आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम 11th-12th की बात कर रहे हैं। और अगर फर्स्ट ग्रेड के जो जनरल साइंस की जो बात करनी है तो उसमें हम 9th क्लास ले रहे हैं, वहाँ से आप अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।